हेलो क्लास टेंथ स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ का बायोलॉजी का चैप्टर 1 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। तो जैसे कि चैप्टर का नाम ही लाइफ प्रोसेस है, तो हम इसमें जितने भी हमारे पास लाइफ प्रोसेसेस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं उन सबको पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि लाइफ प्रोसेस होते क्या है। लाइफ प्रोसेस वो बेसिक फंक्शन है जो कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स को ज़िंदा रहने के लिए चाहिए। ठीक है, जिंदा रहने के लिए हमें जितने भी फंक्शंस जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं वो हमारे लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं। जैसे कि ह्यूमंस में या फिर और अदर एनिमल में जो मेन लाइफ प्रोसेस है वो है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। इस चैप्टर में हम इन चारों प्रोसेस को डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं कि न्यूट्रिशन, पहला जो प्रोसेस है वो है न्यूट्रिशन। की न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन होता है कि प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूजिंग इट टू गेट एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। फूड का इंटेक करना, उसको यूटिलाइज करना टू गेट एनर्जी, टू ग्रोथ एंड रिपेयर, इसको बोलते हैं हम न्यूट्रिशन। अब हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन कितने टाइप्स का होता है। न्यूट्रिशन हमारे पास दो टाइप का होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या फिर हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है, इट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक देयर ओन फूड। ये वो न्यूट्रिशन का टाइप है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना लेते हैं। ठीक है, जैसे कि प्लांट्स हो गए, प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन हेट्रोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वो ऑर्गेनिज्म शो करते हैं जो कि अपना खाना खुद नहीं बनाते, जैसे कि ह्यूमंस जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते, जो कि दूसरों पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, जब मैंने बताया आपको कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो कि प्लांट्स में होता है जनरली वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से होता है। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है प्लांट्स में, प्लांट्स की जो लीफ होती है या फिर ग्रीन पार्ट्स होते हैं उनके अंदर ऑर्गेनेल होता है जिनको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। लीव्स के अंदर या फिर ग्रीन प्लांट्स के अंदर ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जिसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। उन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है वो प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोफिल क्या करता है कि जो सनलाइट है उसको कैप्चर कर लेता है और फिर उसकी हेल्प से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। तो अगर हम डेफिनेशन देखें कि डेफिनेशन क्या होती है फोटोसिंथेसिस की, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड यूजिंग सनलाइट। सनलाइट की हेल्प से ग्रीन प्लांट जो अपना खाना बनाते हैं उसको बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस। सो इस प्रोसेस में हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो हम देखते हैं। पहले है कार्बन डाइऑक्साइड। जो पहली रिक्वायरमेंट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। जो कि आपको पता होगा कि हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो प्लांट्स क्या करते हैं, हमारी जो एक्सहेल हुई हुई कार्बन डाइऑक्साइड है उसको स्टोमेटा की हेल्प से इनटेक करते हैं और जो हम वाटर प्लांट्स की रूट्स में डालते हैं प्लांट उसको अब्जॉर्ब करता है। ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, सेकेंड रिक्वायरमेंट इज़ द वाटर। और फिर सनलाइट की हेल्प से जो क्लोरोफिल पिगमेंट उसमें प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, सनलाइट को कैप्चर करता है। तो इन सब की रॉ मटेरियल की हेल्प से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि मैंने आपको बताया जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे इनटेक करते हैं प्लांट, स्टोमेटा की हेल्प से। तो हम पहले देखते हैं कि स्टोमेटा क्या होते हैं। स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। लीव्स की सरफेस पर टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, अगर आप इनके स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। ये इसमें क्या होती है, गार्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, गार्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। मैं दोबारा डायग्राम बना देती हूँ। गार्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ये हमारा हो गया स्टोमेटा। स्टोमेटा इसको जो सराउंड करके रखती हैं गार्ड, ये होती है हमारी गार्ड सेल्स। ठीक है, गार्ड सेल्स इसको सराउंड करके रखती हैं और यहाँ पर सब्सिडरी सेल्स प्रेजेंट होती है। गार्ड सेल्स को फिर फर्दर सराउंड करती हुई सब्सिडरी सेल्स प्रेजेंट होती है। तो ये होता है हमारा स्टोमेटा। इसके थ्रू क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है या फिर ट्रांसपिरेशन भी इसी के, प्लांट्स की जो लीफ में एक्सेस ऑफ वाटर होता है उसको उसको रिमूव करना होता है प्लांट से, तो उसको इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। वो भी स्टोमेटा की हेल्प से ही होता है। अगर मैं आपको फोटोसिंथेसिस की एक केमिकल इक्वेशन बताऊँ तो वो होती है
जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट है, वाटर की रिक्वायरमेंट है, सनलाइट और क्लोरोफिल, ये चार चीज़ें चाहिए प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो जो पहली रिक्वायरमेंट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। दूसरी रिक्वायरमेंट है हमारा वाटर H2O। ये दोनों मिलकर इन द प्रेजेंस ऑफ वॉट, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलता है। और क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि लीफ या फिर ग्रीन पार्ट्स में मिलता है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या बनाएगा ये, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये बनाएगा ग्लूकोज C6। इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। O6 प्लस इसके साथ ही बनाता है ये 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, आप इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर भी 6 आएगा, 6 कार्बन इधर हो गए, 6 इधर, यहाँ पर भी 6 लगेगा, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारी, बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, सॉरी स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले क्या होता है कि जो लाइट एनर्जी है, मतलब सनलाइट के जो एनर्जी है उसको क्लोरोफिल क्या करेगा, क्लोरोफिल कैप्चर करेगा एनर्जी को। क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, तो वो क्या करता है, लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है। उसके बाद उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में। उसके बाद जो वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास प्रेजेंट है उसको हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर देता है। और जो फिर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास प्रेजेंट है उसको C6H12O6 मतलब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में रिडक्शन कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, ये हुआ हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो कि हमने प्लांट्स में देखा कि प्लांट्स कैसे अपना खाना बनाते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया फोटोसिंथेसिस का। नाउ वी विल सी कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। मैंने आपको बताया हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक in which organisms cannot make their own food, they depend on others for the same। ठीक है, तो हम अब देखेंगे कि टाइप्स ऑफ द हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। पहला टाइप है हमारा सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो पहला टाइप है डैट इज सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ पे क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मरे हुए मरे और गले हुए प्लांट्स या फिर एनिमल्स पर मरे और गले हुए एनिमल्स से अपना जो फूड है वो ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि मशरूम हो गया। ठीक, इसका एग्जाम्पल है मशरूम। सेकंड है हमारा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना जो खाना है, अपना जो फूड है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से ही लेते हैं और यूजुअली हार्म करते हैं दूसरे और होस्ट वो होते हैं जिनसे वो अपना खाना ले रहे हैं और उनको हार्म भी करते हैं। फॉर एग्जांपल लीच। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन होता है कि इसमें इसमें दोनों हैं, जो खाना ले रहा है और जो खाना दे रहा है, दोनों 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 का बेनिफिट होता है। जैसे कि एग्जांपल आप देखिए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो कि लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स में मिलता है। वो क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है प्लांट के लिए और उसके बदले में न्यूट्रिएंट्स भी उससे लेता रहता है प्लांट से। इसमें क्या होता है कि दोनों का फ़ायदा होता है, प्लांट का भी और उसका भी, जो उस ऑर्गेनिज्म का भी जो कि उसके पास उसके साथ रह रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन की तरफ। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसमें कॉम्प्लेक्स फूड इज टेकन इनटू अ स्पेशलिस्ट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस टू बी अब्जॉर्ब। इसमें क्या है कि जो अब हम खाना खाते हैं कॉम्प्लेक्स फूड मतलब उसमें प्रोटीन्स होते हैं, कार्ब्स होते हैं, जो कि डायरेक्टली हम अब्जॉर्ब नहीं कर सकते, डायरेक्टली हम उसको अब्जॉर्ब हमारी बॉडी में नहीं होता, उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करना होता है। तो उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो कि हमारे कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को ब्रेक कर देता है स्मॉलर पीसेस में फॉर द अब्जॉर्प्शन, जो कि हमारा अमीबा में होता है, ह्यूमंस में होता है। अमीबा में क्या होता है कि एक अमीबा की बॉडी ऐसी होती है कुछ इरेगुलर शेप। ठीक है, इसमें अमीबा क्या करता है, अपने सेल सरफेस को ऐसे बढ़ा देता है, एक्सटेंशन कर देता है इसमें, जिनको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। और जो बाहर जैसे यहाँ पे फूड पार्टिकल है तो ये सूडोपोडिया क्या करते हैं, फूड पार्टिकल को इनगल्फ कर लेते हैं और फिर वो अपने अंदर ऐसे उसको इनटेक कर लेते हैं। ये होता है न्यूट्रिशन इन अमीबा।
मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि अब एग्ज़ाम टाइम है, आप फटाफट से रिवाइज़ कर लीजिएगा, वरना इसमें 1 2 3 लेक्चर तो आराम से लग जाते हैं इस टॉपिक को कवर करने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन्स होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। मैंने आपको बताया होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड है जो कि हमारा एक स्पेशल डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, जहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है वो ब्रेक होता है स्मॉलर पीसेज में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है। पहला जो स्टेप है डैट इज इंजेशन। इंजेशन मीन्स टेकिंग फूड इन द माउथ। डाइजेशन मीन जो हमने खाना खाया है, जो हमने फूड का इंटेक किया है, उसका ब्रेक होना इन द इनटू सिंपलर फॉर्म। फिर होता है हमारा अब्जॉर्प्शन, जो हमने खाना खाया है, जो हमने उस खाने को ब्रेक किया है छोटे छोटे पीसेस में, उसका अब्जॉर्प्शन। उससे अब हमें क्या चाहिए, उस जो हमने खाना खाया है उसको ब्रेक किया है, उससे हमें न्यूट्रिएंट्स ही तो चाहिए, तो वो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब होना। अब जो न्यूट्रिएंट्स हमने अब्जॉर्ब किए हैं उसको पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करना, उसको उसको यूज़ करना। Assimilation is a nutrient that is used by the body cells. लास्ट प्रोसेस जो कि हमारा होता है दैट इज इजेशन, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो फूड हमारा अनडाइजेस्टेड है, जो कि यूज़फुल हमारी बॉडी के लिए नहीं है, उसका रिमूवल। ठीक है, ये सारे स्टेप्स, 5 स्टेप्स किस चीज़ के लिए हैं, स्टेप्स ऑफ होलोजिक न्यूट्रिशन विच इज़ इन ह्यूमन। अब हम देखते हैं ऑर्गन्स इन सीक्वेंस की। अभी हमने क्या देखा, सबसे पहले माउथ जहाँ से हमने खाना इनटेक किया, उसके बाद ईसोफेगस जो कि माउथ से हमारे जो फूड को लेकर जा रहा है स्टमक तक। स्टमक के अंदर क्या हो रहा है, उसका उसमें बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है, HCl प्रेजेंट है, पेप्सिन प्रेजेंट है, जो कि क्या बोलते हैं हमारे फूड को ब्रेक करने में, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल है। फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा जहाँ फर्दर फूड का डाइजेशन होगा, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एनएस के थ्रू वो हमारी बॉडी से पास आउट हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पर देखिए आप, माउथ, ये है हमारा ईसोफेगस जिसको बोलते हैं फूड पाइप। दिस इज़ द स्टमक, जो कि फूड पाइप क्या करता है, माउथ से जो हमने फूड का इंटेक करा है उसको पास करता है स्टमक तक। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन वो एनएस के थ्रू बॉडी से पास आउट हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है दैट इज़ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। अभी हमने क्या करा, न्यूट्रिशन देखा, न्यूट्रिशन में हमने क्या किया, खाना खाया। ठीक है, अब रेस्पिरेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड। हमने जो खाना खाया है उससे एनर्जी रिलीज करवानी है हमें। ठीक है, अब ये 2 टाइप का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, एनारोबिक न्यूट्रिशन जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होगा, इसको बोलते हैं हम एनारोबिक न्यूट्रिशन, सॉरी एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प्स अस इन ब्रीथिंग एंड प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, इसमें हम कौन कौन से स्ट्रक्चर देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। पहला है हमारा नॉस्ट्रल्स, नेज़ल ओपनिंग। इस नेज़ल ओपनिंग इज कॉल्ड एज नॉस्ट्रल्स, जहाँ पर एयर एंटर करती है और इसमें हमारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं, और फिल्टर जो हमारी फिल्टर करके एयर को एंटर करवाते हैं, जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो भी जर्म्स हैं, उनको वहीं पर ट्रैप कर लेते हैं। दूसरा हमारा नेज़ल कैविटी, जो जहाँ पर म्यूकस प्रेजेंट होता है जो कि जर्म्स को ट्रैप करता है। थर्ड इज़ हमारा फैरिंग्स, जो कि कॉमन पैसेज है फॉर एयर एंड फूड। फोर्थ इज़ लैरिंग्स, लैरिंग्स में क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है जो कि साउंड प्रोड्यूस करता है। फिफ्थ इज़ ट्राकिया, जो कि विंड पाइप होता है। ठीक है, ये क्या करता है, कैरी करता है एयर को लंग्स तक। देन ब्रोंकिया है, ब्रोंकिया क्या करता है, ट्रैकिया डिवाइड होता है। ट्रैकिया जो हमारा है, यहाँ पे रिंग्स होती हैं, सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स होती हैं, जो कि ट्रैकिया डिवाइड करता है हमारा 2 ब्रोंकियाई में। एक होती है हमारी प्राइमरी ब्रोंकियाई, सेकेंडरी ब्रोंकियाई, ऐसे डिवाइड करता है। फिर एक ब्रोंकियाई हमारी एक अलग लंग्स में जाएगी, दूसरे लंग्स में जाएगी, तो हमारे दूसरे लंग्स में जाएगी। ठीक है, ब्रोंक्योल्स क्या होता है, स्मॉलर ब्रांचेस इनसाइड लंग्स। फिर ब्रोंकियाई का क्या करती है, ब्रोंकियाई हमारी डिवाइड करती है ब्रोंक्योल्स में।
फिर ब्रोंक्यूल्स डिवाइड करती है हमारी एल्वेलाई में। जो एल्वेलाई है वो ऐसे बलून लाइक एयर सैक्स होते हैं जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन गैस का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। आगे बढ़ते हैं हम। स्ट्रक्चर ऑफ एल्वेलाई। एल्वेलाई बहुत थिन वॉल्ड होती हैं, लार्ज सरफेस एरिया होता है इनका और आसपास ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है, फंक्शन क्या होता है इनका कि ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ करना ब्लड में और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वहाँ से डिफ्यूज़ आउट करना। अब आप देखना कि जो ब्रीदिंग है और रेस्पिरेशन है इसमें डिफरेंस क्या होता है। ब्रीदिंग इज़ अ फिजिकल प्रोसेस, रेस्पिरेशन इज़ अ केमिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग फिजिकल प्रोसेस कैसे है, ब्रीदिंग इज़ द इनटेक ऑफ inhalation of oxygen gas and exhalation of carbon dioxide gas from the body। ये हो गया हमारा फिजिकल प्रोसेस जो कि लंग्स के थ्रू होता है, लंग्स में होता है और इसमें कोई एनर्जी भी रिलीज़ नहीं होती। वहीं पर अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो मैंने आपको भी बताया कि रेस्पिरेशन क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन टू रिलीज एनर्जी, इसको बोलते हैं हम रेस्पिरेशन। यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी और वो सेल्स में होता है। ठीक, मैं यहाँ पे देखना, ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। अब हम देखेंगे कि फ्लो क्या होता है इसका। फ्लो ऑफ रेस्पिरेटरी प्रोसेस। देखो, एयर, एटमॉस्फेरिक एयर हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुई, वो लंग्स में गई, लंग्स के थ्रू एल्वेलाई में गई, एल्वेलाई से हमारा जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में मिक्स हुआ, फिर वहाँ से सेल्स में गया, सेल्स से एनर्जी रिलीज हुई, देन CO2 बैक टू लंग्स। जो लंग्स, जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो वापस लंग्स में चली जाएगी और वहाँ से एक्सेल हो जाएगी ना। थर्ड प्रोसेस जो हमारा है डैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको सर्कुलेटरी सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कैरी करता है ऑक्सीजन को फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी सेल्स। लंग्स, एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन है वो हमारे लंग्स में आएगी, लंग्स से अब हमें उसको पूरी बॉडी में पहुंचाना है, तो वो कैसे जाएगी, हमारे जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो उसकी हेल्प करेगा। सर्कुलेटरी सिस्टम में मेनली हमारे कौन कौन से आते हैं, हार्ट आता है, ब्लड आता है, ब्लड वेसल्स आता है। जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है ये इन तीनों से मिलकर ही बनता है, दैट इज़ हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स वो ट्यूब्स होती हैं जो कि ब्लड कैरी करती हैं। आगे बढ़ते हैं, हम ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, ह्यूमन हार्ट में क्या होता है, लेफ्ट ऑट्रियम होता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, राइट एट्रियम होता है, राइट वेंट्रिकल होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ वॉल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि बैक फ्लो को, जैसे एक बार ब्लड हमारा यहाँ से नीचे आ गया, अब वापस ये ऊपर ना चला जाए इसके लिए हमारी वॉल्व होती हैं प्रेजेंट, वॉल्व प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब हम इसका स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे कि जो हमारा हार्ट है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि स्लाइटली प्रेजेंट होता है टुवर्ड लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, और ये हमारे एक फिस्ट के साइज का होता है जो कि 4 चैम्बर में डिवाइडेड है। 2 अपर चैम्बर हैं इसमें, 2 लोअर चैम्बर है। जो हमारा एक होता है अपर चैम्बर होता है हमारा राइट एट्रियम, एक होता है लेफ्ट एट्रियम। लोअर चैम्बर्स में एक होता है हमारा राइट वेंट्रिकल, एक होता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है उसकी थिकेस्ट वॉल होती है बिकॉज वो उसको पंप करना होता है ब्लड टू द होल बॉडी। अब हम देखते हैं सेप्टम क्या होता है। सेप्टम मस्कुलर वॉल सेपरेटिंग राइट एंड लेफ्ट साइड्स। जो हमारे हार्ट में राइट और लेफ्ट साइड को सेपरेट, मतलब जो राइट वाला पोर्शन है और लेफ्ट वाला पोर्शन है उनको सेपरेट करके रखता है, उसको बोलते हैं हम सेप्टम, ताकि जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मिक्स ना हो जाए। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जो कि हमारे जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, फिर बहुत कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रेजेंट होती है। ठीक है, वॉल्स मैंने आपको बताया कि बैक फ्लो को प्रिवेंट करती है और हमारे हार्ट में 3 टाइप की जो है वॉल प्रेजेंट है। फर्स्ट इज ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल या फिर फेमिल्यूनर वॉल। यहाँ पे स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि ट्राइकस्पिड वॉल कहाँ पर है, ये रही ट्राइकस्पिड वॉल, ये वाली प्रेजेंट है हमारी, और बाइकस्पिड वॉल यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसे आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं डबल सर्कुलेशन की तरफ।
डबल सर्कुलेशन क्या होता है कि हमारे हार्ट से जो ब्लड है वो दो बार पास करता है। पहला तो हमारा इसमें दो टाइप होते हैं, दो बार पास करता है। एक को बोलते हैं हम पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरे को बोलते हैं हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है कि हमारे पास हार्ट में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब हार्ट के पास जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स को भेज देता है। ठीक है। अब लंग्स क्या करेगा, उसको ऑक्सीजनेटेड बनाएगा और फिर उसको वापस लंग्स के पास भेज देगा। तो ये होगा हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है। फिर क्या होगा कि हार्ट के पास जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से आया है, वो हार्ट क्या करेगा, वो सिर्फ खुद को ही नहीं रखेगा, वो कहेगा कि मेरे पास और भी तो, हमारी बॉडी में और भी तो ऑर्गन्स है ना, उनको भी तो ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए। तो ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाकी के बॉडी ऑर्गन्स में भेज देता है। अब बॉडी ऑर्गन्स ने उस ब्लड को यूज़ किया। अब जितने भी बॉडी ऑर्गन्स ने ब्लड को यूज़ किया, जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसको यूज़ कर लिया। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड बचा, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बचा, अब ये वापस उसको कहाँ भेज देती है, हार्ट के पास भेज देती है। तो ये रहा हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब हार्ट क्या करेगा, इसको वापस से लंग्स के पास भेज देगा। तो इसी तरह हार्ट के पास हमारा जो ब्लड है वो दो बार आ रहा है, तो इसको बोलते हैं हम डबल सर्कुलेशन। और इसमें दो टाइप्स होते हैं, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड या फिर ब्लड। हमने बताया ना आपको, सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन पार्ट आएंगे। फर्स्ट इज हार्ट, सेकंड इज ब्लड, थर्ड इज ब्लड वेसल। तो ब्लड क्या होता है, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब हम देखते हैं कि इसके कंपोनेंट्स, ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या है। पहला है लिक्विड पार्ट, दैट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा जो कि होता है लिक्विड पार्ट, जो कि हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करता है। सेकंड इज रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स क्या करती है, हीमोग्लोबिन कंटेन करती है और ऑक्सीजन को कैरी करती है। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है रेड ब्लड सेल्स के अंदर, जो कि हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करके रखता है और उसको ट्रांसफर करते रहता है पूरी बॉडी में। थर्ड इज WBC, दैट इज वाइट ब्लड सेल, जो कि हमारी बॉडी में क्या करती है, इन्फेक्शन से, बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है, जो क्षमता है, वो प्रोवाइड करती है। फोर्थ इज प्लेटलेट्स। जैसे हमारे हाथ में या कहीं पर भी कट लग जाता है तो खून बहता रहता है। ठीक है। तो अगर वहाँ पर उस खून को वहाँ पे क्लॉट ना किया जाए तो फिर तो वो परमानेंटली बहता रहेगा। तो इसलिए इसको क्लॉट करने के लिए हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है प्लेटलेट्स, जो कि हेल्प करती है क्लॉटिंग में, ब्लड क्लॉटिंग में। ना थर्ड पार्ट इज ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स वो होती है ब्लड ट्यूब्स, जो कि हमारी बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। पहला है हमारा आर्टरीज। आर्टरी क्या करती है, ब्लड को कैरी करती है अवे फ्रॉम द हार्ट, मतलब हार्ट से दूर ले जाती है। जो आर्टरीज होती है उनकी जो वॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा थिक थिक होती हैं। ठीक है। क्योंकि इनको ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट ले जाना होता है, बहुत ज़्यादा ब्लड ये इसमें फ़्लो करता है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। वेन्स क्या होती है, कैरी ब्लड टुवर्ड्स हार्ट। जो वेन्स होती है वो ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट कैरी करती हैं और इनकी जो वॉल्स हैं वो थिन होती हैं और इसमें वॉल्स प्रेजेंट होती है। थर्ड इज कैपिलरीज। कैपिलरी बहुत थिन होती है और ये गैसेस और न्यूट्रिएंट्स के एक्सचेंज में हेल्पफुल होती है। अब हम देखते हैं कि एक्सक्रीशन क्या होता है। फोर्थ प्रोसेस होता है हमारा एक्सक्रीशन। अब हमने खाना खा लिया, उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर ली। अब जो हमारे पास अनडाइजेस्टेड फूड बचा है हमारी बॉडी में, अनडाइजेस्टेड मटेरियल बचा है, उसको हमें रिमूव करना है। तो हमारी बॉडी में उसके लिए एक एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट है, जो कि उस अनडाइजेस्टेड मटेरियल को हमारी बॉडी से पास आउट करेगा। तो उसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट लाइक यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस ऑफ वाटर, सॉल्ट्स। इन सब को रिमूव करना हमारे बॉडी में इस एक प्रोसेस है, उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। अगर वेस्ट को रिमूव नहीं किया जाए तो वो टॉक्सिक बन जाते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटर सिस्टम का डायग्राम। यहाँ पर हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है, दो किडनीज प्रेजेंट होती है जो कि ब्लड को फिल्टर करती है। यूरेटर, ये जो ट्यूब्स यहाँ पर आपको दिख रही है इनको बोलते हैं यूरेटर। एक लेफ्ट यूरेटर, राइट यूरेटर। ये है यूरिनरी ब्लैडर, जो कि यूरिन को स्टोर करके रखता है। दिस इज यूरेथ्रा, जो कि रिलीज कराता है यूरिन को। अब हम आगे बढ़ते हैं, ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट है, फर्स्ट इज किडनीज,
जो कि हमारे एक पेयर प्रेजेंट होती है, मतलब दो किडनी प्रेजेंट होती है। यूरेटर भी हमारे दो प्रेजेंट होते हैं। यूरिनरी ब्लैडर हमारा एक प्रेजेंट होता है और यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है। ये सारे ऑर्गन्स हैं, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा एक एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं। तो हम पढ़ते हैं पहला किडनी। किडनी क्या करता है, फिल्टर करता है ब्लड को और रिमूव करता है वेस्ट को। किडनीज आर द बीन शेप्ड ऑर्गन जो कि हमारे अब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, जो कि फिल्टर करते हैं ब्लड को और क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं यूरिन। हर किडनी के अंदर हर अबाउट 1 to 1.5 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। किडनी में जो हमारी फंक्शनल यूनिट है, जो कि हमारी एक्चुअली में एक्सक्रीशन का काम करती है, डैट इज़ नेफ्रॉन्स। फंक्शनल यूनिट होती है नेफ्रॉन। अब हम देखते हैं यूरेटर क्या होता है। यूरेटर आर द थिन ट्यूब्स जो कि कैरी करते हैं यूरिन को फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। फिर हम देखते हैं यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, मस्कुलर सैक होता है जो कि यूरिन को स्टोर करता है टेम्पररीली। फिर देखते हैं यूरेथ्रा क्या होता है। यूरेथ्रा इज द पैसेज थ्रू विच यूरिन इज एक्सपेल्ड। नाउ हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। मैंने आपको बताया कि किडनी के अंदर 1 to 1.5 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होती हैं, जो कि फंक्शनल यूनिट्स होती हैं किडनी की, जो कि एक्चुअली एक्सक्रीशन में हेल्पफुल होती हैं। यहाँ पर आप इसका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो कप शेप स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं बॉमन्स कैप्सूल। और ये टफ्ट ऑफ, यहाँ पर आपको टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज जो दिख रही होगी, इसको बोलेंगे हम ग्लोमेरुलस। एफरेंट आर्टरी ये रही, ये है हमारी इफरेंट आर्टरी। ठीक है, ऐसे आपको स्ट्रक्चर समझ आ रहा होगा। तो इसमें रीनल कॉर्पसल प्रेजेंट होती है जो कि ग्लोमेरुलस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, बॉमेंस कैप्सूल जो कि कप शेप स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसमें होती हैं रीनल ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स कौन कौन सी प्रेजेंट होती है, एक होती है हमारी पीसीटी जिसको हम बोलेंगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट होता है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती है। कलेक्टिंग डक्ट प्रेजेंट होती है। लूप ऑफ हेनले इज दिस। ठीक है, यहाँ पर डीसीटी पीसीटी प्रेजेंट है, यहाँ पे डीसीटी प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिन का फॉर्मेशन देखना है हमें, जो कि 3 स्टेप्स में होता है। पहला है हमारा फिल्ट्रेशन। फर्स्ट इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जो कि ब्लड जो है हमारा वो फिल्टर होता है। इसमें हमारे ब्लड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, अमोनिया भी प्रेजेंट है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है और बहुत सारे ग्लूकोज प्रेजेंट है, बहुत सारे सॉल्ट्स प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है और बहुत सारे अनयूजफुल चीज़ें प्रेजेंट है जिनको रिमूव करना हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, वरना वो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देते हैं फिर। ठीक है, तो उनको रिमूव करने के लिए हमारी बॉडी में किडनी प्रेजेंट है, जो जिसके अंदर नेफ्रॉन होती हैं जो कि इस एक्सक्रीशन के प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं। और यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, पहला हमारा है स्टेप फिल्ट्रेशन, जहाँ पे ब्लड फिल्टर होगा। सेकेंड इज़ रीअब्जॉर्प्शन। अगर कुछ यूज़फुल सब्सटेंस हमें बॉडी को लगता है कि यूज़फुल सब्सटेंस जो हैं वो रह गए हैं, वो ब्लड से रिमूव हो गए, तो उनको वापस से रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, वाटर हो गया, सॉल्ट्स हो गया, इन सबको वापस से रीअब्जॉर्ब करती है। थर्ड स्टेप है सिक्रीशन। ठीक है, अगर ब्लड के अंदर अगर ब्लड के अंदर हमारे कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारी बॉडी में यूज़फुल नहीं है, तो वो वापस से उस फिल्ट्रेट के अंदर डाल देती हैं, जिसको रिमूव होना है बॉडी से। तो फाइनली यूरिन गोज टू द यूरेटर एंड देन यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा, और हमारी बॉडी जो यूरिन है वो बॉडी से पास आउट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल विच इज़ VZ Academy। आप वहाँ से नोट्स ले सकते हैं। थैंक यू।